हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुंडे। हम लोगों ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का कोर्स स्टार्ट कर दिया था और इस कोर्स में हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हुए इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस इस टॉपिक तक पहुंच चुके हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग ये देख रहे थे कि कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं जो एग्जैक्ट नहीं होते, लेकिन उनको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस में रिड्यूस किया जा सकता है। तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को उसमें मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ रूल बताए गए थे। तो यहाँ पर ये 7 रूल है। 7 रूल हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि कब कौन से क्वेश्चन में कौन सा रूल लगाया जाएगा, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग रूल लग सकते हैं और उसी से हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर का पता लगाते थे। और जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गिवन इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो जाता है। मतलब वो पहले से एग्जैक्ट नहीं था, लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए 7 रूल्स हैं। इनमें से कोई ना कोई रूल हर क्वेश्चन में कोई ना कोई रूल जो है फिट बैठ जाता है। अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग कोई भी रूल लग सकता है, वो डिपेंड करता है किस टाइप का आपका क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने इसका पूरा रूल पढ़ लिया है अच्छे तरीके से और इस पर हम लोगों ने एग्जाम्पल भी पढ़ लिया था जब हम लोग रूल पिछली क्लासेस में पढ़ रहे थे। तो और इस पर हम लोग एक्सरसाइज करना शुरू कर दिए थे। तो इसमें हम लोगों ने पहली जब एक्सरसाइज शुरू किया तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक लगाया, उसके बाद 7 से लेकर 11 तक। और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन को यानी एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आज हम लोग क्लास में क्वेश्चन 12 से लेकर 17 तक यानी 6 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो बाकी हैं ये लास्ट के, इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस पर जो एक्सरसाइज है या प्रैक्टिस क्वेश्चन कह लीजिए वो आपका कंप्लीट हो जाएगा आज की क्लास में। इसके बाद हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिख रखा है, 12, 13 और 14। पहले ये तीनों हम लोग सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद 15, 16 और 17 वो नोट करेंगे और फिर उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एक साथ हमने इसलिए नोट नहीं किया है क्योंकि थोड़ा सॉल्व करने के लिए हमें जगह भी चाहिए, इसलिए। तो 3 करेंगे पहले, उसके बाद फिर 3 और करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12 से। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से ये कोर्स नहीं पढ़ा है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का, तो इसके लिए एक प्लेलिस्ट बना हुआ है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के नाम से। प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में 1, 2, 3 थंबनेल पर लिखा हुआ है। तो जैसे लेक्चर हो रहा है या क्लासेस हो रही हैं तो उसमें 1, 2, 3, 4 थंबनेल पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से कोर्स अपना 0 से लेकर बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग अपना क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है बिल्कुल वैसे ही हम लोग जैसे पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इसके लिए हमने बताया था आप सबसे पहले इसको चेक करिए भाई, सारे रूल्स आपको दिमाग में होने चाहिए, फिर आप एक एक चेक करेंगे कि हाँ कौन सा रूल इसमें फिट बैठेगा कौन सा नहीं बैठेगा। तो सबसे पहले आप आसान तरीका है ये रूल 2 हमने बताया था कि आप रूल 2 और 3 चेक करिए। पहले 2 और 3 चेक करिए क्योंकि ये लोग बिना किसी कैलकुलेशन के ही चेक हो जाते हैं। बस देख कर आप पता लगा लेंगे कि हाँ रूल 2 या रूल 3 लगेगा कि नहीं लगेगा। अच्छा, अगर 2 और 3 ना लगे तो आप तुरंत 7 पर चले जाइए। ये सब ऐसे रूल्स हैं जो बिना कैलकुलेशन के आप देख कर ही पता लगा लेंगे कि हाँ ये रूल लगेगा या नहीं लगेगा। अगर 2, 3 और 7 में से कोई नहीं लगा तो आप 4 और 5 को ट्राई करिए। उसको ट्राई करने के लिए आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये कैलकुलेट करिए, एक्स का लोन फंक्शन मिल जाए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये लगाएंगे, और अगर ये नहीं ठीक बैठा तो आप ये कैलकुलेट करिए, अगर वाई का लोन फंक्शन आया तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। कहने का मतलब तुरंत देख कर ही बिना कैलकुलेशन वाली चीजें रूल नंबर 2 और 3 से आप पता लगा सकते हैं, 7 से पता लगा सकते हैं बिना कैलकुलेशन के। अच्छा, 2, 3 और 7 ये नहीं फिट बैठा तो आप तुरंत आ जाइए 4 को चेक करिए और 5 को। अगर और ज्यादा टफ क्वेश्चन हुआ तो 4, 5 भी अगर ठीक नहीं बैठा तो फिर हम लोग 6 के बारे में सोचते हैं।
और कभी कभी कोई क्वेश्चन इंस्पेक्शन से भी हो जाता है। तो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि हाँ कब कौन सा रूल लगेगा या नहीं लगेगा। तो हम लोग अपना वैसे ही जैसे हम लोग पिछली क्लास में करे थे वैसे ही करेंगे, और हर क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे कौन सा रूल लग रहा है, क्यों लग रहा है। जैसे आप आराम से ऑब्जर्व कर लें कि हाँ ये रूल लगेगा, और अगर आप रूल अच्छे से दिमाग में अच्छे से इसको बैठा के नहीं रखेंगे पहले से, तो फिर आप एग्जाम में सोचते ही रह जाएंगे कौन सा रूल लगाएं और टाइम आपका बीत जाएगा। तो पहले आप यहाँ पर देखिए, क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है? यहाँ पर y का पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर 1 और y का पावर 1, तो कुल मिलाकर यहाँ भी वेरिएबल का पावर 1 + 1 मिलाकर 2 है। तो यहाँ तो हर टर्म का पावर 2 2 चल रहा है। यहाँ पर भी ठीक चल रहा था, लेकिन यहाँ पर y अकेले आ गया। यहाँ पर वेरिएबल का पावर 2 है, x की पावर 1 y की पावर 1, जब जोड़ देंगे प्लस करेंगे तो यहाँ भी वेरिएबल का पावर 2, लेकिन यहाँ वेरिएबल का पावर क्या है? 1 है। इसलिए ये होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि हर जगह वेरिएबल्स का पावर सेम नहीं है, इसलिए ये होमोजीनियस नहीं है। तो ये आपने बिना कैलकुलेशन के देखकर तुरंत आप ऑब्जर्व कर लेंगे कि हाँ होमोजीनियस ये नहीं है, तो रूल 2 नहीं लगेगा। अच्छा, अब क्या देखिए, अब यहाँ देखिए, क्या हर जगह पर x × y ऐसा लिखा है क्या? हर टर्म में, एवरी टर्म में क्या x × y करके लिखा है? नहीं, हर जगह नहीं लिखा। हो सकता है x y की कुछ पावर भी लगी हो, ये जरूरी नहीं कि x y जो है सिंगल पावर में ही होगा, कुछ पावर में होगा, अपॉन में होगा, लेकिन हर जगह आपको x × y जरूर देखने को मिलेगा। तो ऐसा भी नहीं दिख रहा है, मतलब रूल 2 और 3 नहीं लगेंगे। उसके बाद तो अब हम लोग अगर रूल 7 को चेक करें, तो रूल 7 में बताया गया है कि y के साथ dx और x के साथ dy इस तरीके का फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पर m और n कुछ मल्टीप्लाई में है, और ब्रैकेट के बाहर कुछ x का पावर a और y का पावर b भी लगा हुआ है। उसी तरह दूसरा टर्म भी है, यहाँ भी y के साथ dx और x के साथ dy है, और यहाँ भी ब्रैकेट के बाहर कुछ x और y का पावर लगा है। अगर ये इस तरीके से दिखे कि y के साथ dx और x के साथ dy अगर इस तरीके से बन जा रहा है, तब आप रूल 7 यहाँ पर लगा देंगे। तो अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि 7 नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इस तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2 टर्म आपको मिलेगा और यहाँ से 3 टर्म मिलेगा। तो अगर y के साथ dx और x के साथ dy अगर करना है, तो फिर बराबर बराबर टर्म होने चाहिए। इसके पास 2 टर्म है, इसके पास 3 टर्म है, तो अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और अगर कॉमन लेकर ऐसा बनाएंगे भी, तो इसके पास तो 2 ही टर्म है और इसके पास 3 टर्म है। तो जैसे एक यहाँ से dx और एक यहाँ से dy हमने ले लिया, फिर एक dx यहाँ से, एक dy यहाँ से ले लिया, ठीक है। अगर वो बन भी गया तो एक dy वाला जो फंक्शन है, टर्म है, वो एक्स्ट्रा पड़ा रह जाएगा, यानी y dx और x dy के फॉर्म में मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा नहीं। तो ठीक है, अभी हम केवल ये बता रहे हैं कि आप कैसे चेक करेंगे कि कौन सा रूल यहाँ पर ठीक बैठेगा या कौन सा नहीं बैठेगा, ये बड़ा जरूरी है। तो रूल 2, 3 और 7 आपका ठीक नहीं बैठा, तो आप 4, 5 पर आइए। 4 और 5 के लिए हमने आपको बताया था कि यहाँ पर 1/n लिखा होता है और यहाँ पर 1/m लिखा होता है। तो इन दोनों में आप कौन सा रूल पहले लगाएंगे? हालांकि इसके लिए कोई लिखित या कोई ऐसा प्रूव्ड नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस से आप पहले ये ट्राई किया करिए कि m और n में जो छोटा हो उसी को आप अपॉन में रखिए। जैसे यहाँ पर आप देखिए, m आपका छोटा है और n आपका बड़ा टर्म है, ये 2 टर्म का, ये 3 टर्म का है। तो अगर आप 1/n वाला लगाएंगे तो अपॉन में एक बड़ा सा टर्म आएगा, और 1/m वाला अगर लगाएंगे तो यहाँ अपॉन में छोटा वाला आएगा। तो हालांकि ये कोई प्रूव्ड नहीं है कि 1/n में छोटा वाला ही आना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरह से आराम से सॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये एक एक्सपीरियंस की बात है, बाकी कोई इसका लिखित प्रूफ ऐसा नहीं है। तो हम लोग यही वाला पहले ट्राई करेंगे 1/m, क्योंकि 1/m में m क्या है, आपका छोटा टर्म है, ये ज़्यादा छोटा है, तो इसलिए हम लोग 1/m वाला पहले ट्राई करेंगे। तो हियर, तो 1/m, तो m की जगह पर आपका क्या हो जाएगा, y² + 2xy 1/m, और ब्रैकेट में del(n/del x), n को x के रिस्पेक्ट में और m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है।
तो n को आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये आपका n है, n को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा 6x और यहाँ से प्लस 4y, ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। उसके बाद आप माइनस लगाएंगे, माइनस लगाकर m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली, तो m को y के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 2y और यहाँ इसको y के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो आ जाएगा 2x और माइनस अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से हो गया। तो ये आपने क्या बनाया, डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो रूल नंबर हम यहाँ पर 5 लगा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 6x है, 6 में से 2 जाएगा तो ये 4x और ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 2y। तो अब हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस y और नीचे हम लोग यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, y कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2x, वो हम पहले लिख दे रहे हैं, और यहाँ से एक y बचेगा वो हम बाद में लिख दें, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 2/y आया। तो यही तो हमारा रूल कह रहा है कि अगर इसको सॉल्व करने पर y का अलोन फंक्शन आएगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा। तो जो ये y का अलोन फंक्शन आया इसी को हम f ऑफ y कहते हैं। तो विच इज अ फंक्शन ऑफ y अलोन। तो हम लोगों ने ये वाला ट्राई किया और ये y का अलोन फंक्शन आ गया। अगर ये ना बैठता तो हम लोग रूल 4 पर जाकर उसको भी चेक करते। तो इनको चेक करना पड़ता है कैलकुलेट करके, वो आपके लिए 1 मिनट से कम का टाइम है, अगर आप रफ में करेंगे तुरंत आप कर लेंगे। तो फिलहाल इसको सॉल्व करने पर y का आपको अलोन फंक्शन मिला। तो अब y का जब अलोन फंक्शन बन गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल लेंगे। सो दैट इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका होगा e टू द पावर इंटीग्रल एफ वाई डी वाई। एफ वाई आपका किसके बराबर है, 2/y dy। तो इंटीग्रेट करेंगे, 2 तो कांस्टेंट अपनी जगह पर चुपचाप पड़ा रहेगा और अपॉन में y, तो 1/y का हो जाएगा log ऑफ y। उसके बाद ये जो आगे कोफिशिएंट लगा है 2, ये y की पावर में आ जाएगा। अब यहाँ पर log जो है वो नेचुरल log है, यानी जो log का बेस होगा वो भी e होगा। तो अगर log का बेस और log जिसके ऊपर चढ़ा हुआ है अगर वो सेम है तो ये पूरा ओवरऑल कैंसिल हो जाता है, केवल ये वैल्यू y स्क्वायर आएगी बस। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर आ जाएगा y स्क्वायर। तो इस तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको y स्क्वायर मिला। तो ठीक है, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकाल लिया है तो इसको पूरे इक्वेशन में क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो नाउ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय। तो अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे मिलेगी भाई, जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसमें आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस गिवन क्वेश्चन में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और ये एग्जैक्ट बन जाएगा। तो y स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब होगा तो ये बन जाएगा y का पावर 4 और यहाँ पे होगा तो 2xy क्यूब dx प्लस यहाँ भी y स्क्वायर से तो 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4xy क्यूब एंड यहाँ पर माइनस का y क्यूब dy इज इक्वल टू 0। तो ये बना। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, इसलिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना ये आपका एग्जैक्ट हो चुका है। तो ये जब एग्जैक्ट ही बन चुका है सो दैट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, तो इसलिए अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इसका क्या होगा, इसके लिए आपने क्या पढ़ा,
जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का पता चल जाए तो m को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन y को आप कांस्टेंट मानेंगे। और यहाँ पर आपको क्या लेना है, टर्म्स ऑफ n के वो टर्म्स लेना है, टर्म्स ऑफ n इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो n के आपको वो टर्म्स लेना है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो, x से जो इंडिपेंडेंट हो वो टर्म्स आपको लेने होंगे। तो ये टर्म्स आपको लेने हैं और यहाँ पर dy इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आपको लेना होता है। तो ये फार्मूला आप लोग लगाते हैं जब आप जान जाते हैं कि ये जो है फंक्शन क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। तो ठीक है, यहाँ पर m का वैल्यू आपके पास क्या है, y का पावर 4 प्लस 2xy क्यूब dx। आपको यहाँ पर y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना होगा। और यहाँ पर टर्म्स ऑफ n के पास 3 टर्म है, 1 2 3, लेकिन आपके काम का वही टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब x से बिल्कुल स्वतंत्र हो, जिसमें x ना हो। इसमें x है, ये आपके काम का नहीं है, इसमें भी x है, ये भी आपके काम का नहीं है, इसमें x नहीं है, यही काम का है। यानी प्योर जो y वाला फंक्शन है वही जो है, प्योर y वाला जो टर्म है वही ढूंढ कर लाना होता है यहाँ पर। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का y क्यूब, माइनस का y क्यूब यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर लग जाएगा आपका माइनस, इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वल में एक कांस्टेंट ले लेंगे c। अब इसको आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो ये x इंटू वाई का पावर 4, क्योंकि y आपके लिए कांस्टेंट है तो ठीक है, केवल x इंटू वाई का पावर 4, और यहाँ से हो जाएगा 2, x का हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वाई क्यूब, कॉन्स्टेंट की तरह चुपचाप पड़ा रहेगा। यहाँ भी ये y क्यूब, ये तो नॉर्मल जैसे y क्यूब का होगा क्योंकि ये y के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है, तो y का पावर 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाएगा c। अब ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4xy का पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस y टू द पावर 4 एंड होल अपॉन में 4 आ जाएगा। तो होल अपॉन में 4 इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4c। अब आप यहाँ पर देखिए कांस्टेंट में 4 मल्टीप्लाई हो गया, तो 4c लिखने से अच्छा है कि हम लोग एक सुंदर सा कोई कांस्टेंट c ही लिखें। तो इसके लिए आप कांस्टेंट को शुरू से ही c1 बनाकर चलिए, क्योंकि इस 4c1 की जगह एक हम सुंदर सा कांस्टेंट क्या लिख देंगे, c लिख देंगे। जैसे कांस्टेंट को इतना बड़ा लिखने से कोई फायदा होगा नहीं। अब आप यहाँ पर देखिए अगर कुछ कॉमन हो रहा हो तो ले लीजिए, नहीं ऐसे ही छोड़ दें। यहाँ से हम लोग कॉमन लें अगर, तो वाई क्यूब आपको कॉमन यहाँ से मिलेगा, वाई क्यूब। तो यहाँ से वाई क्यूब जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4xy, और यहाँ से वाई क्यूब कॉमन लेंगे तो 4x स्क्वायर, यहाँ से वाई क्यूब कॉमन लेंगे तो माइनस का y, और यहाँ 4c1 की जगह एक नया सुंदर सा कांस्टेंट लगा देंगे c, क्योंकि कांस्टेंट तो कांस्टेंट, इतना बड़ा सा कांस्टेंट लगाने से कोई बहुत बड़ा बहादुरी का काम नहीं है। तो उस 4c1 को हटा कर एक सुंदर सा सिंगल कांस्टेंट हमने क्या लगा दिया, c लगा दिया। और आप चाहें तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि वेयर, जहाँ पर हमने 4c1 की जगह पर c रख दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था, तो 13 में भी बिल्कुल वैसे ही हम लोग यहाँ पर पहले रूल 2 और 3 चेक करेंगे, उसके बाद 7, क्योंकि 2, 3 और 7 में बहुत कैलकुलेशन नहीं करना होता है, ये ज़्यादातर देख के माइंड में ही तुरंत समझ में आ जाता है बिना कैलकुलेशन किए। ये हम लोग दिमाग में ही देखकर ऑब्जर्व कर लेते हैं कि हाँ ये रूल लगेगा या नहीं लगेगा। तो रूल 2 पहले चेक करेंगे तुरंत दिमाग में कि होमोजीनियस है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर y का पावर 2 है और यहाँ पर x और y का पावर 1 और 1 प्लस करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन यहाँ पर y का पावर 1 आ गया। तो यहाँ वेरिएबल का पावर 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पावर 1 है। तो यहीं से पकड़ में आ गया कि ये होमोजीनियस नहीं है, मतलब रूल 2 नहीं लगेगा। फिर 3 को चेक कर लेंगे तुरंत, सब दिमाग में ही चेक करना है आपको। जब तक कि आप सीखेंगे नहीं तब तक तुरंत आपको पता नहीं लगेगा कि कैसे कौन सा रूल कब लगाना है।
तो x इंटू वाई के टर्म्स में क्या सब जगह एक्स वाई लिखा है? ऐसा नहीं लिखा, यहाँ दिख रहा है हर टर्म में एक्स वाई इस तरीके का नहीं दिख रहा है। तो एक्स इंटू वाई एक्स वाई का कुछ पावर भी हो सकता है एक्स वाई अपॉन में हो, तो हर टर्म में ऐसा देखने को मिलना चाहिए, तो नहीं मिल रहा, यानी रूल 3 भी नहीं लगेगा। तो आप रूल 7 पर आइए, 2 3 के बाद सीधा 7 पर। 4 5 में कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसलिए वो लास्ट में आप चेक करा करिए। तो हम लोग 7 पर आते हैं। 7 में क्या कहता है कि y के साथ dx और x के साथ dy होना चाहिए। तो ये यहाँ पर हो सकता है, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देखिए इसमें 3 टर्म है और इसमें भी 3 टर्म है। जब dx अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 dx वाले टर्म और 3 dy वाले टर्म मिलेंगे, तो 2 का जब पेयर बनाएंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे, तो इस तरीके से 2 का जोड़ा वाला, 2 का पेयर वाला, इस तरीके से कई टर्म बनेंगे जिसमें y dx और x dy हो सकता है। तो वो आप रफ में चेक कर लीजिए तुरंत। तो जैसे यहाँ पर देखिए हम dx को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इसको आप चेक कर लीजिए तुरंत। तो ये y स्क्वायर dx प्लस 3xy dx प्लस 2y dx ये हुआ, और प्लस लगाकर इसमें भी आप dy मल्टीप्लाई करिए, xy dy प्लस एक्स स्क्वायर dy प्लस x dy। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रूल लगेगा, क्योंकि बार बार एक एक को आप लगाएंगे तो फिर टाइम तो थोड़ा लेगा ही। तो ये हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये देखिए इसका पहला टर्म, इसका पहला टर्म, इन दोनों में हम y कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से y dx और यहाँ से x dy मिला। बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए, y dx और x dy होना चाहिए। m और n मल्टीप्लाई में है, तो कोई नंबर जरूरी नहीं कि मल्टीप्लाई में हो, नहीं होगा तो m n की जगह 1 माना जाएगा। और आप यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट के बाहर में x और y की कुछ पावर भी है, तो ठीक है y हमने कॉमन लिया, यहाँ पर y की पावर है तो x नहीं है, तो जरूरी थोड़ी है x का पावर 0 रहा होगा, y का पावर 1। तो ये जरूरी नहीं कि इसके बाहर कुछ हो सकता है, x y में कोई भी कॉमन ना हो, तो दोनों की पावर हम लोग 0 0 समझ लेंगे। लेकिन मेन चीज है कि y dx और x dy होना चाहिए। फिर इसका सेकेंड टर्म ले लें हम लोग, तो यहाँ से एक एक हम लोग देख रहे हैं x कॉमन है, तो यहाँ से 3y dx और यहाँ से x निकल गया तो x dy, यहाँ भी बन गया y dx x dy। मल्टीप्लाई में कोई भी कांस्टेंट वगैरह हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर लास्ट में जो बचा ये और ये, तो ये तो बना बनाया बिल्कुल रेडीमेड है, इसमें कुछ कॉमन वगैरह आ भी नहीं रहा। तो अब आप देख रहे हैं सब जगह y dx x dy, y dx x dy, y dx x dy, इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है, यानी ये रूल नंबर 7 एकदम परफेक्ट है, ये रूल यहाँ पर लग जाएगा। इसको आप एक और तरीके से भी चेक कर सकते हैं। ये जो तरीका है ये बिल्कुल प्रूफ तरीका है, इस तरीके से बुक्स में इसका प्रूफ देखने को मिलता है, लेकिन एक कुछ एक्सपीरियंस के हिसाब से भी हम बताते हैं, जो जल्दी हो जाएगा आप उसको लगाकर भी ट्राई कर सकते हैं। हालांकि जो हम बताने जा रहे हैं एक ट्रिक टाइप का चीज़ है और वो एक एक्सपीरियंस की बात है, उसके लिए बाकी कोई बुक में प्रूफ नहीं है, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। तो उसके लिए कैसे आप ट्राई करेंगे, सबसे पहले आप देखा करिए कि दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स बराबर हैं या नहीं। तो ये हम आपको एक अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि इस तरीके से भी हम लोग ट्राई करके क्वेश्चन कर लिया करते थे और वो आराम से इस रूल नंबर 7 पर बैठ जाता था। तो वो इससे आसान पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर कॉमन लेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन जो हम आपको बताएंगे उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, एक लाइन में तुरंत आ जाएगा। सबसे पहले आप देखिए नंबर ऑफ टर्म दोनों में बराबर है या नहीं। इसमें 3 टर्म है, इसमें 3 टर्म है, ठीक है, बहुत बढ़िया। पहला चीज आपने देख लिया, नंबर ऑफ टर्म बराबर है। अब आप m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली और n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करिए। तो इसको हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये बनेगा 2y और ये बन जाएगा आपका 3x और यहाँ पर ये 2 बनेगा। y के रिस्पेक्ट में इसको हमने पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दिया। इसे आप x के रिस्पेक्ट में करिए, n को x के रिस्पेक्ट में, तो y प्लस 2x प्लस 1, ये बस इतना ही कर देना है। तो हमने जैसा कि बताया ये हमारे एक एक्सपीरियंस की बात है, इस तरह हम लोग ट्राई करते थे। कई क्वेश्चन करने के बाद ये एक्सपीरियंस हुआ कि इस तरह के क्वेश्चन में ये देखने को मिलता है। तो इसका कोई बाकी बुक में वैसा कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा एक आपके लिए टूल हो सकता है और ये काम करता भी है। तो आप इसको लगाइए। देखिए इसमें क्या किया हमने,
इसको y के रिस्पेक्ट में और इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया, ये m को y के रिस्पेक्ट में, n को x के रिस्पेक्ट में। इतनी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी। दोनों में नंबर ऑफ टर्म बराबर होना चाहिए, जो कि बराबर है, और ये y के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए क्या सिमिलर टाइप के टर्म्स मिल रहे हैं, मिल रहा है। कोफिशिएंट की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है। कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो उसकी चिंता वाली बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए अगर यहाँ y का पावर 1 वाला टर्म है तो इसमें भी y का पावर 1 वाला टर्म है, यहाँ भी x का पावर 1 वाला टर्म है, इसमें भी x का पावर 1 वाला टर्म है, यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट है, यानी सब जगह सेम पावर वाले टर्म जरूर मिलेंगे। तो अगर इस तरीके से आपको ऑब्जर्व करने को मिल रहा है तो आप समझ लीजिए कि रूल नंबर 7 इसमें लग जाएगा। इस तरह मल्टीप्लाई करके कॉमन लेने में थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करने में टाइम लग सकता है, लेकिन इसके लिए हम आपको बता दें ये कोई प्रूव्ड चीज नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस की बात है। हम लोग जब कभी क्वेश्चन लगाते थे तो इस तरीके से ये करते करते एक एक्सपीरियंस से हम लोगों को पता चला, तो वो हम आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। तो ये कोई प्रूव्ड चीज नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा टूल है, बढ़िया काम करता है, तो इसको आप अप्लाई करिए। रफ की बात है, रफ में आपको ट्राई करना है, और ये जब अगर बैठ गया तो बस ठीक है, आप रूल 7 तुरंत लगा दीजिए तत्काल, तो काम बन जाएगा। तो फिलहाल हमने दोनों तरीके से, इस तरीके से भी कंफर्म कर लिया है कि आपका रूल 7 इसमें लगेगा। तो जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि रूल 7 लगेगा तब तो आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, क्योंकि जब तक आप रूल डिसाइड नहीं कर पाएंगे तब तक क्वेश्चन कैसे लगेगा। गलत रूल लगाएंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ठीक से आएगा ही नहीं। तो रूल जान लेना बड़ा जरूरी है, वो एग्जाम में आपका टाइम बचाएगा, नहीं आप उसी में उलझ के रह जाएंगे, क्वेश्चन आप सॉल्व कर नहीं पाएंगे। तो हमने यहाँ क्लियर कर लिया दोनों मेथड से कि यहाँ पर रूल नंबर आपका 7 लगेगा। तो लगेगा मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप पहले से ही मान लेंगे कि x का पावर h एंड y का पावर k होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसमें एज्यूम कर लेंगे कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर x का पावर h एंड y का पावर k होगा। तो इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका होगा x का पावर h एंड y का पावर k। ये हम लोगों ने रूल नंबर 7 के हिसाब से एज्यूम कर लिया है कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका होगा, ये एज्यूम कर लिया। एज्यूम करने का मतलब ये है क्योंकि यहाँ पर h और k का वैल्यू अभी आपको पता नहीं है, वो पता लगाना पड़ेगा। तो फिलहाल ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो अभी के लिए तो यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। जब h k का पता चलेगा तो चलेगा। सो दैट गिवन इक्वेशन बिकम्स, तो अब गिवन इक्वेशन बिकम्स, गिवन इक्वेशन क्या बन जाएगी, ऑन मल्टीप्लिकेशन विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो गिवन इक्वेशन बिकम्स ऑन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर हमारी गिवन इक्वेशन क्या बन जाएगी। तो आप मल्टीप्लाई करिए गिवन इक्वेशन में x का पावर h एंड y का पावर k से, तो मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे तो ये आपका बन जाएगा x का पावर h और y का पावर k पहले से है और 2 यहां है, तो k प्लस 2, और यहां पर x का पावर h प्लस 1 और y का पावर k प्लस 1। तो x का पावर h और y का पावर k यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2, इसमें x है ही नहीं तो x का पावर h ही रहेगा, और y यहाँ पर एक बार है तो एक पावर k में जुड़ जाएगी, ये बनेगा। तो ये आपका बन जाएगा dx प्लस दूसरा वाला टर्म, थोड़ा वो लंबा लिखेंगे तो आगे बहुत बढ़ जाएगा, तो ये दूसरे वाले टर्म को हम यहाँ नीचे लिख रहे हैं। यहाँ भी x का पावर h और y का पावर k से, तो x का पावर h प्लस 1 एंड y का पावर k प्लस 1, और यहाँ पर x का पावर h प्लस 2 एंड y का पावर k प्लस, यहाँ भी आ जाएगा तो x का पावर h प्लस 1 इंटू y का पावर k dy
इक्वल टू 0। तो ये इस तरीके से आपने यहां पर करा। तो सब जगह x का पावर h और y के पावर k से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब क्योंकि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इसका मतलब जब आपने गिवन इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो आपके सामने ये प्रकट हुआ ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से यहां मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। तो अब अगर ये एग्जैक्ट है तो आप यहां से निकालिए डेल एम अपॉन डेल वाई एंड डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये दो चीजें आप यहां से निकाल लेंगे। तो यहां से हम लोग निकालेंगे डेल एम अपॉन डेल वाई एंड डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो डेल एम अपॉन डेल वाई एंड डेल एन अपॉन डेल एक्स दोनों को हम लोग यहां से पहले कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपके लिए m है, इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो k प्लस 2 ये नीचे कूद जाएगा, x आपके लिए कांस्टेंट है और k का एक पावर कम हो जाएगा, k प्लस 2 से k प्लस 1, ये भी y के रिस्पेक्ट में होगा। तो y का पावर जो नीचे है वो आ जाएगा 3 टाइम्स k प्लस 1 और x का पावर में तो कोई चेंज नहीं होगा, y का पावर एक कम हो जाएगा क्योंकि डिफरेंशिएट कर रहे हैं। उसी तरह यहाँ 2 यहाँ पर y का पावर k प्लस 1 नीचे कूद जाएगा मल्टीप्लाई में और x का पावर h इंटू वाई का पावर एक कम हो जाएगा तो k बनेगा। उसी तरीके से डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये आपका पूरा n है, ये पूरा n है। तो n को x के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे तो h प्लस 1 नीचे कूद गया और इसका एक पावर कम हो जाएगा। अब की बार y में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि y हमारे लिए कांस्टेंट है। यहां से h प्लस 2 नीचे कूद गया और x का एक पावर कम हो जाएगा, y से तो हमसे कोई मतलब है नहीं क्योंकि हमारे लिए कांस्टेंट है इस बार। उसी तरह यहाँ h प्लस 1 नीचे कूद जाएगा और x का एक पावर कम हो जाएगा डिफरेंशिएट करने की वजह से, ये हो गया। तो अब आप यहाँ पर देखिए ये बड़ी अच्छी चीज है, जब आप यहाँ पर डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाल लें तो आप देखिए दोनों में मिलाइए, x और y का पावर यहाँ पर जो है वही यहाँ भी x और y का पावर है। उसी तरह x y का पावर यहाँ पर, x y का पावर यहाँ पर बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ भी x और y का पावर h के है, यहाँ भी x और y का पावर h और k, तो ये सामने सामने मैच करना चाहिए। हो सकता है कि ये वाला टर्म इसमें पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन x और y की पावर वाले टर्म अगर यहाँ जो हैं वही x और y के पावर वाले टर्म इसमें भी मिलने चाहिए। जैसे यहाँ पर h और k प्लस 1 है तो यहाँ h और k प्लस 1 वाला मिला, यहाँ h प्लस 1 और k है तो h प्लस 1 और k वाला टर्म है, hk वाला टर्म तो hk वाला टर्म है। तो इसका मतलब यहाँ तक आपकी कैलकुलेशन एकदम ठीक है अगर ऐसा ऐसा मिल रहा है तो सिंस इट इज एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट है ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, इसलिए डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या होंगे, बराबर होंगे। आपने पढ़ा है जब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होता है तो डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यानी जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स के कोफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से k प्लस 2 h प्लस 1 के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों सेम है। इसलिए सिंस इट इज एग्जैक्ट सो कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स वी गेट, तो ये एग्जैक्ट है इसलिए ये दोनों बराबर हैं और बराबर हैं इसलिए हम करस्पॉन्डिंग टर्म्स को कंपेयर कर रहे हैं। सो कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स वी गेट, तो यहां से k प्लस 2 बराबर होगा h प्लस 1 के, एंड उसी तरह और भी होगा, यहां से 3k प्लस 1 बराबर h प्लस 2 होगा, ये वाला
इस वाले के बराबर, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 3k + 3 इक्वल में यहां से h + 2। यहां से भी आप ले सकते हैं, लेकिन हम लोग को दो ही मतलब दो अननोन है हमारे पास, h और k, तो दो इक्वेशन बन जाएगा, सफिशियंट है, इसको लेने की जरूरत नहीं है। इसमें से आप कोई भी दो कंपेयर कर लीजिए, h k का वैल्यू आप निकाल लीजिए। इक्वेशन बनाइए, तो k - h इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा -1, ये इक्वेशन 1 है आपका। उसी तरीके से ये इधर आएगा, 3k - h इज इक्वल टू -1, ये आपका इक्वेशन 2 है। तो आप देखिए यहां पर दोनों को सॉल्व करना है फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, 1 और 2 से। तो ये आप लिख लीजिए, यहां पर साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस प्लस, तो ये h वाला आपका कैंसिल हो गया, तो यहां से आ जाएगा -2k एंड इधर क्या आ जाएगा 0, तो यानी k बराबर आपको 0 मिला। तो k का वैल्यू आप कहीं भी रख दीजिए, k का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। अगर आप k का वैल्यू यहां पर 0 रखेंगे तो -h इज इक्वल टू -1, यानी h बराबर आपको क्या मिलेगा 1। तो अब आपने यहां पर h और k फाइंड आउट कर लिया, सो दैट उसके बाद यहां से है सो दैट, इसलिए आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने x का पावर h, y का पावर k अज्यूम किया था, तो x का पावर h यानी 1 और y का पावर k यानी 0। तो इस तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको केवल प्योर x, एक सुंदर सा एक अकेला x मिलेगा। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर केवल x है। तो बस अब आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर x है, तो पूरे इक्वेशन में x का मल्टीप्लाई कर दीजिए और काम हो जाएगा। चाहे तो जो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो ये बना था, इसमें आप चाहे तो h और k का वैल्यू सब जगह पुट कर दें, लेकिन हमारे हिसाब से ये करना ठीक नहीं है, क्योंकि h और k का वैल्यू आप सब जगह पुट करेंगे तो आपको काफी टाइम लगेगा। उससे बढ़िया ये है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका x है, तो आप x को चुपचाप गिवन इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये एग्जैक्ट है नहीं, आपको x से मल्टीप्लाई कर देंगे जब आप, तो तुरंत एग्जैक्ट बन जाएगा। तो चाहे आप h k का वैल्यू यहाँ रखिए, लेकिन वो टाइम लगेगा, तो इससे बढ़िया x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो नाउ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकलेगा, यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गिवन इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, तो सब जगह मल्टीप्लाई होगा। तो xy² और 3x² और यहां पर 2xy dx प्लस, यहां भी x का मल्टीप्लाई होगा, तो x² और यहां x से हो जाएगा तो x³ प्लस x² dy इज इक्वल टू 0। तो बस ये आपका एग्जैक्ट इक्वेशन बन गया। सो दैट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, उसके लिए आपको पता है इंटीग्रल में आप क्या लिखते हैं, m आपके पास ये है xy² प्लस 3x² प्लस 2xy। यहां पर आपको y को कांस्टेंट लेना होता है, तो m को आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन y को आप कांस्टेंट मानेंगे, प्लस n का वो टर्म लेना है जिसमें x बिल्कुल भी ना हो। n का ये n है, n में 3 टर्म है और तीनों में x है, लेकिन हमें चाहिए कौन सा जिसमें x ना हो, यानी प्योर y वाला। तो प्योर y वाला इसमें कोई नहीं है, और इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं इक्वल टू एक कांस्टेंट। ये हम लोग हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, ये फार्मूला आपको अच्छे से पता है अगर आप पढ़ रहे हैं अच्छे से। तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और y को कांस्टेंट मानेंगे, तो x का हो जाएगा
एक्स स्क्वायर अपॉन 2, वाई स्क्वायर तो अपनी जगह पर पड़ा रहेगा, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3, और ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू एक कांस्टेंट। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 यहाँ पहुँचेगा और 2 यहाँ पहुँचेगा, तो ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स क्यूब वाई प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई एंड होल अपॉन 2, होल अपॉन में 2 आएगा और 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा 2c। तो इससे बढ़िया आप इसको c1 बना लीजिए। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट में कुछ मल्टीप्लाई हो गया, तो लिखने को आप 2c1 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2c1 एक बड़ा सा कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसकी जगह हम हटाकर एक सुंदर नया कांस्टेंट c लगा देंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर कुछ कॉमन हो रहा हो तो हम लोग कॉमन ले लें। तो हम लोग को यहाँ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर और वाई ये कॉमन होगा, तो एक्स स्क्वायर और वाई निकल गया, तो एक बार यहाँ से वाई बचा, यहाँ से एक्स स्क्वायर और वाई निकल गया, तो एक बार यहाँ से एक्स बचा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई पूरा ही निकल गया, और 2c1 की जगह एक नया सुंदर सा कांस्टेंट लगा देंगे c, क्योंकि कांस्टेंट को इतना बड़ा लिखने से कोई फायदा है नहीं, तो इतने बड़े कांस्टेंट को हटाकर एक सुंदर सा नया कांस्टेंट हमने c लगाया, तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। और आप चाहें तो यहाँ लिख दीजिए वेयर 2c1 इज इक्वल टू c, ये आपने ऐसा सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेस किया था कांस्टेंट को नए कांस्टेंट से, इसलिए। तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में बिल्कुल आप वैसे ही ट्राई करिए जैसे हमने आपको बताया। पहले होमोजीनियस के लिए चेक करेंगे, यहाँ पर x और y की पावर सेम है, ये होमोजीनियस दिख रहा है, लेकिन यहाँ आप देखिए यहाँ पर x और y की पावर मिलाकर 1 और 2 3 है, यहाँ भी 3 और यहाँ पर पावर 1, यानी हर टर्म का पावर सेम नहीं है, रूल 2 नहीं लगेगा। रूल 3 में हर जगह x इंटू वाई का फंक्शन होना चाहिए, जो कि यहाँ पर हर जगह x इंटू वाई का फंक्शन नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद हमने क्या बताया, 2 3 के बाद आप 7 चेक करिए, क्योंकि इसके लिए कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, ये मन में ही कैलकुलेशन हो जाता है। इसके लिए रूल 7 के लिए y dx और x dy होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 टर्म है और यहाँ पर 3 टर्म है, ये बैठेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो dx 2 बार मल्टीप्लाई होगा यहाँ और यहाँ, और dy 3 बार, 1 2 3। तो अगर आप इकट्ठा करके जोड़ा बनाएं y dx और x dy वाला, तो एक पेयर यहाँ बनेगा, फिर दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, ऐसे करके। तो हर एक dx के लिए एक बार dy मिलना चाहिए ना, अगर y dx और x dy है तो जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार dx और 3 बार dy, तो 2 बार dx के लिए 2 बार dy तो मिल जाएगा, लेकिन एक dy एक्स्ट्रा पड़ा रह जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर जो रूल 7 है वो भी नहीं लगेगा। तो फिर हमने क्या बताया, 2 3 के बाद 7 भी चेक कर लीजिए, मन में ही कैलकुलेशन हो जाता है। फिर आप 4 और 5 पर आइए। 4 5 के लिए भी हमने तरीका बताया कि आप देखिए, आपका अगर n छोटा है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स उसके छोटे हैं, तो आप n वाला लगाइए, अगर m छोटा है तो m वाला लगाइए, 1/m वाला। अच्छा, ये जो हम बता रहे हैं छोटा वाला, कि जो छोटा है उसको अपॉन में रखिए, इसका कोई प्रूफ नहीं है बुक्स में, लेकिन एक एक्सपीरियंस है, जब आप करते हैं तो चीज़ें कुछ एक्सपीरियंस से पता चलती हैं। तो आप पहले यही ट्राई करिए, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, उसमें कैलकुलेशन भी कम रहती है और ज़्यादातर वही आ ही जाता है। तो इन दोनों में भी चॉइस करने का है कि तरीका आपके पास अच्छा है, लेकिन कोई ये लिखित और प्रूफ वगैरह बुक में इसके नहीं है, ये हम पहले ही आपको बता दें, लेकिन ये एक एक्सपीरियंस वाली बात है। तो 1/n हम लोग ट्राई नहीं करेंगे पहले, क्योंकि n आपका बड़ा है और m बहुत सुंदर सा छोटा सा लिखा है, तो हम लोग जो छोटा टर्म वाला है वही वाला ट्राई करेंगे पहले। तो 1/m, तो m यहाँ पर छोटा सा है, सुंदर सा y माइनस x, तो हम लोग यही वाला पहले ट्राई कर लेंगे और इसी में काम बन जाएगा। तो हियर तो हम लोग पहले ये कैलकुलेट करेंगे 1/m
और ब्रैकेट में डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई। इसका ये मतलब नहीं कि ये बैठ ही जाएगा, अगर नहीं आएगा एक एक्सपीरियंस की बात है कि इसको करना चाहिए, अगर ये नहीं आएगा तो भाई फिर इसको हम लोग करेंगे, लेकिन ये आ ही जाएगा क्योंकि ये छोटा है तो ज़्यादातर क्वेश्चन में ये हो जाता है। तो ठीक है, कुछ चीज़ें आपको एक्सपीरियंस अभी क्वेश्चन करते करते मिलती हैं, क्योंकि ये आप भगवान है नहीं कि आपको, ये हम भी भगवान नहीं है कोई भी कि देखते ही पता चल जाए, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से ही पता चलती हैं, तो ये चीज़ें हैं ऐसा। तो यहाँ पर 1/m, m की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन वाई माइनस एक्स, और यहाँ पर डेल एन अपॉन डेल एक्स। एन को आप एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आपका एन है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो एक्स गायब हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा, और यहाँ आप एक्स को करेंगे तो 2x हो जाएगा, वाई अपनी जगह पर पड़ा रहेगा और ये x आपका 1 हो जाएगा, और माइनस लगाकर डेल एम अपॉन डेल वाई। वाई एम को वाई के रिस्पेक्ट में, जब एम को वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, एक्स आपका 0 हो जाएगा, मतलब कुल मिलाकर 1 मिलेगा। तो ये माइनस यहाँ पर लगा है और ये 1, ये हो गया, तो ये वाले से ये वाला कैंसिल। अब यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 2 और y, तो 2y आप कॉमन ले लीजिए 2y कॉमन लेंगे तो y माइनस एक्स बचेगा, और यहाँ पर नीचे y माइनस एक्स पड़ा हुआ है तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका आया 2y। तो ये y का अलोन फंक्शन आ गया, यही तो हमें चाहिए कि इसको सॉल्व करने पर y का प्योर फंक्शन मिले, तो ये y का अलोन फंक्शन आपको मिला। तो जो ये y का अलोन फंक्शन है इसी को आप f ऑफ y कहते हैं, विच इज अलोन फंक्शन ऑफ y, जो कि y का क्या है अलोन फंक्शन है। तो जब आपको y का अलोन फंक्शन मिल गया यानी उसमें x बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर fy dy होगा। सो दैट इसलिए आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां से आ जाएगा e टू द पावर इंटीग्रल fy dy। fy की जगह क्या है आपके पास 2y है, तो आप बस इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, y का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2, ये सब e के पावर में लिखा हुआ है, तो जब आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e के पावर में वाई स्क्वायर। तो ये आपका एक सुंदर सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्रकट हुआ। तो बस अब आपका ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो इसको आप क्या करिए, गिवन इक्वेशन में हर जगह मल्टीप्लाई कर दिए तो वो क्या बन जाएगा, एग्जैक्ट बन जाएगा, वो एग्जैक्ट बन जाएगा। तो नाउ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अब क्या होगी, e के पावर वाई स्क्वायर से गिवन क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर ये बनेगा y इंटू ई का पावर वाई स्क्वायर माइनस एक्स, यहां भी e का पावर वाई स्क्वायर, हर टर्म में मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी 2xy स्क्वायर इंटू ई का पावर वाई स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ भी ई का पावर वाई स्क्वायर प्लस यहाँ भी ई का पावर वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ये तो हर टर्म में आपने ई का पावर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था ये ई का पावर वाई स्क्वायर, और गिवन इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए ये क्या बन गया, एग्जैक्ट बन गया। अब ये एग्जैक्ट है इसलिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आप तुरंत निकाल लेंगे, सो दैट द रिक्वायर्ड now the required solution
इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन आप कैसे निकालते हैं, जब एग्जैक्ट हो जाए तो एम डी एक्स और यहाँ पर आप वाई को कांस्टेंट मानते हैं और यहाँ पर आप लिखते हैं टर्म्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। टर्म्स ऑफ एन, एन के वो टर्म्स लेते हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी एक्स से वो स्वतंत्र हो, जिसमें एक्स बिल्कुल भी ना हो, उसको लिखकर वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और बराबर में एक कांस्टेंट लेंगे। तो m की जगह आपके पास क्या है, y इंटू ई का पावर वाई स्क्वायर माइनस का x और यहाँ भी e का पावर वाई स्क्वायर डी एक्स। यहाँ आपको y को कांस्टेंट मानना है और n का वो टर्म लेना है जिसमें x बिल्कुल भी ना हो। इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो कोई भी टर्म हमारे काम का नहीं है, यानी आपको प्योर y वाला ढूंढना होता है वो टर्म। तो प्योर y वाला कोई नहीं, सब में x इंक्लूड है, तो यानी प्योर y वाला कोई नहीं मिला, यानी 0 लिख देंगे आप और यहाँ पर इक्वल में कांस्टेंट। तो ये आपने लिखा। अब इसको आप इंटीग्रेट करिए x के रिस्पेक्ट में, तो अब यहाँ पर तो कोई x है नहीं, ये y इंटू ई का पावर वाई स्क्वायर पूरा आपके लिए कांस्टेंट है। तो यहाँ जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक x मल्टीप्लाई में आ जाएगा और यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x का x स्क्वायर अपॉन 2 ई का पावर वाई स्क्वायर आपके लिए कांस्टेंट है। ये पूरा 0 हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं। और इक्वल में हम एक कांस्टेंट लेकर चलेंगे C1। C1 क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए एलसीएम लेंगे उसके बाद 2 यहाँ पहुँच जाएगा, तो 2C1 को हम एक नए कांस्टेंट C से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि 2C1 एक बड़ा कांस्टेंट है, तो उसकी जगह एक सुंदर सा नया कांस्टेंट लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2xy ई का पावर माइनस वाई स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर ई का पावर वाई स्क्वायर होल अपॉन 2, एलसीएम लेने के बाद वो इधर चला जाएगा 2C1। तो अब इसमें हम लोग ई का पावर वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये हमने ई का पावर वाई स्क्वायर कॉमन लेकर बाहर लिख दिया और 2C1 की जगह पर आप एक सुंदर सा कांस्टेंट लगा दीजिए C, क्योंकि 2C1 एक बड़ा कांस्टेंट है, तो इतना बड़ा कांस्टेंट लगाने से बहुत कोई फायदे वाली बात नहीं है। तो जब इस तरीके से कांस्टेंट आया करें कि उसमें कुछ मल्टीप्लाई हो जाए या कुछ पावर लग जाए तो उसको हटा कर एक वहाँ नया कांस्टेंट लिख देना चाहिए। तो यहाँ आप मेंशन कर दीजिए कि वेयर 2C1 इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा है, C लिखा है। तो ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से x कॉमन लेकर भी लिख सकते हैं, तो 2y माइनस एक्स इंटू ई का पावर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू C। तो आपका अगर मन करे तो आप x कॉमन लेकर इस तरीके से भी सल्यूशन अपना लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सल्यूशन भी आप लिख सकते हैं, कॉमन लिया जाए या ना लिया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, इसमें भी हम लोग बिल्कुल वैसे ही चेक करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं वही अपना रूल जो हम लोगों ने यहाँ पर फॉलो किया है हर क्वेश्चन में, कि पहले हम लोग 2, 3 चेक करेंगे उसके बाद 7। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जब y मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर y और यहाँ y स्क्वायर, तो पावर हर जगह अलग अलग है, यहाँ पर y का पावर 1, यहाँ y का पावर 2, यानी हर टर्म का पावर सेम नहीं है, तो होमोजीनियस नहीं है, यानी रूल 2 नहीं लगेगा। हर जगह x इंटू वाई भी नहीं लिखा, रूल 3 भी नहीं लगेगा। रूल 7 y dx और x dy के फॉर्म में क्या ये लिखा हुआ है, तो ये y dx और x dy के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे हम लोग, क्योंकि इसमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यानी रूल 7 भी नहीं लगेगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर 2, 3 और 7 ना काम करे तो हमें 4 और 5 फिर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इसमें फिर कैलकुलेशन होती है, तो कैलकुलेशन वाला काम हम लोग लास्ट में करते हैं। तो इसके लिए भी हमने बताया था m और n में जो छोटा दिखे आपको उसी को ज़्यादा लगाना चाहिए हमें। अगर n छोटा है तो n वाला पहले ट्राई करें, अगर m छोटा है, छोटा का मतलब उसमें कम टर्म्स हैं, सिंप्लीफाइड है, तो उसको पहले अप्लाई करें।
लेकिन यहाँ पर m और n दोनों बराबर ही दिख रहे हैं। यहाँ पर भी 2 टर्म का m है और 2 टर्म का n है, तो इसमें किसी को भी हम पहले ट्राई कर सकते हैं। तो चाहे जिसको ट्राई करें, बराबर ही है दोनों। तो पहले हम लोग जो लिखा है रूल में वही पहले ट्राई करते हैं, 1/n वाला। तो हियर पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे 1/n, और यहाँ पर लिखा हुआ है del m अपॉन del y माइनस del n अपॉन del x। ये हम लोग पहले कैलकुलेट करके देखेंगे। तो 1/n, n की जगह पर आपके पास क्या है, ये है 2y प्लस tan ऑफ x, ये n की जगह लिखा हुआ है। और ब्रैकेट में del m अपॉन del y, m को y के रिस्पेक्ट में आप पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब y अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y माइनस वाई स्क्वायर tan ऑफ x ये बन जाएगा। तो आपका ये m है, तो ये जब y अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो m को आपको y के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2y इंटू tan ऑफ x। उसके बाद माइनस लगाना है del n अपॉन del x, n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली। तो ये आपका पूरा n है, n को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये 0 हो जाएगा। और tan x का डिफ्रेंसिएशन आप कर देंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया। अब इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि ये x का अलोन फंक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है 1 माइनस सेक स्क्वायर x। अगर 1 माइनस का सेक स्क्वायर है तो पहले हम लोग इसमें पूरे में माइनस कॉमन ले लें। तो ये कुछ फार्मूले पर आए, पूरे में माइनस कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो माइनस जब कॉमन हो जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 1, और सेक स्क्वायर ये हमारा प्लस में है, इसको हम पहले लिख देंगे। और ये भी आ जाएगा 2y tan ऑफ x, और नीचे जो लिखा हुआ है उसको हम वैसे ही लिख देंगे। तो ये हमने पूरे में माइनस कॉमन ले लिया, तो ये प्लस वाला माइनस और ये माइनस वाला प्लस और ये प्लस वाला माइनस। तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये उस साइड चला जाएगा, तो यानी tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये माइनस अपनी जगह पर लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 की जगह पर tan स्क्वायर एक्स और प्लस 2y tan ऑफ x और अपॉन में 2y प्लस tan ऑफ x। अब ऊपर से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग tan x कॉमन ले लें, तो यहाँ से tan x निकल जाएगा तो 2y बचेगा, और यहाँ से एक tan x निकल जाएगा तो एक बार tan ऑफ x बचेगा, और नीचे 2y प्लस tan ऑफ x। ये पूरा कैंसिल हो गया, तो आपका यहाँ पर बचा माइनस का tan ऑफ x। तो यही तो हमें चाहिए था, x का प्योर फंक्शन। जो x का प्योर फंक्शन अगर मिल जाए तो काम बन जाए। यहाँ पर बताया गया था कि इसको सॉल्व करने पर x का अलोन फंक्शन मिलना चाहिए। तो जो ये x का अलोन फंक्शन है इसी को आप f ऑफ x कहते हैं। तो ये x का अलोन फंक्शन है, विच इज अलोन फंक्शन ऑफ x। ये x का अलोन फंक्शन है। सो दैट इसलिए अब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर आराम से निकाल पाएंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे होगा, तो नाउ जब आपको x का अलोन फंक्शन मिल जाए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है e का पावर इंटीग्रल fx dx। तो e का पावर इंटीग्रल fx, f ऑफ x की जगह पर क्या है, माइनस का tan x। यही तो आपका fx यानी x का अलोन फंक्शन। तो इसी को हमें इंटीग्रेट करना होगा e के पावर में लगाकर। तो माइनस तो अपनी जगह पर चुपचाप वैसे ही पड़ा रहेगा, और tan x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x, ये होता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, e का पावर log और ये sec x का पावर -1। यहाँ पर जो ये माइनस लगा है यानी -1, तो जो कोफिशिएंट है ये ऊपर sec की पावर में लग जाएगा।
अब यहाँ पर लॉग जो नेचुरल लॉग है तो इसका कोई बेस लिखा नहीं है, तो ये बेस ई है। तो लॉग का अगर बेस और जिसके ऊपर लॉग चढ़ा हुआ है वो दोनों अगर सेम है तो ये पूरा कैंसिल हो जाता है, तो केवल वैल्यू बचती है, यानी सेक एक्स का पावर -1, यानी इसको आप लिख सकते हैं 1/sec x, और 1/sec x का मतलब cos ऑफ x। तो कुल मिलाकर इस तरीके से आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला cos ऑफ x। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोगों ने निकाल लिया। तो बस अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे जिससे वो क्या बन जाए, एग्जैक्ट बन जाए। तो नाउ so that the exact differential equation is given by, तो अब आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे मिलेगी, कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वो एग्जैक्ट बनेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का काम ही है कि मल्टीप्लाई करने के बाद वो एग्जैक्ट बना दे। तो यहाँ पर हम y को भी अंदर साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका y cos x से तो हर टर्म में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा y cos ऑफ x माइनस का ये y इंटू y स्क्वायर, और ये tan ऑफ x, इसमें भी cos x मल्टीप्लाई होगा। हर टर्म में आपको cos x से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2y cos x प्लस tan x इंटू cos x dy इक्वल्स में 0, ये हो गया। तो आप यहां पर देख रहे हैं, अगर हम tan को एक्सपेंड करें sin अपॉन cos में, tan की जगह हम लिखेंगे sin अपॉन cos, तो ऊपर से cos और नीचे से cos कैंसिल हो जाएगा, तो एक आपका यहां पर sin बचेगा बस। tan की जगह sin बाई cos, अपॉन वाला cos इस cos को काट देगा तो केवल sin बचेगा, तो ये 2y cos ऑफ x। उसी तरह ये भी tan sin अपॉन cos बनेगा, तो cos cos कैंसिल हो जाएगा, तो sin ऑफ x dy इक्वल में 0। तो अब जो ये आपका बना ये क्या है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि इसमें आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसलिए ये आपका क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो जब आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन प्रकट हो जाती है तो फिर आप सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। नाउ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रल में m लिखते हैं पूरा आप, तो ये आपने पूरा m लिखा, m को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं लेकिन y को आप कांस्टेंट मानते हैं, प्लस यहां पर ये n है, n का वो टर्म लेंगे जिसमें x बिल्कुल भी ना हो, यानी प्योर y वाला फंक्शन। तो प्योर y वाला तो ये भी नहीं है क्योंकि इसमें भी x है, इसमें भी x है, यानी प्योर y वाला कोई नहीं है आपके पास, तो यहाँ 0 और dy इक्वल में एक कांस्टेंट। तो जो ये फार्मूला है वही हमने यहाँ लगा दिया। अब इसे हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, y हमारे लिए कांस्टेंट है, तो y कांस्टेंट तो अपनी जगह पर चुपचाप पड़ा रहेगा। cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin ऑफ x, और y स्क्वायर sin x का होगा माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस का cos ऑफ x इक्वल में एक कांस्टेंट आपका ये लगा हुआ है, तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये सुंदर सा आंसर प्रकट हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाएगा। आपका अगर मन करे तो आप चाहें तो यहाँ से y कॉमन ले सकते हैं, तो sin x प्लस y cos ऑफ x इज इक्वल टू c। तो आपका मन है आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखिए कि ये होमोजीनियस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y का पावर 2 है और x का पावर 1, तो यहाँ पावर 3 है और यहाँ पावर 1, तो हर टर्म का पावर सेम नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, रूल 2 नहीं लगेगा। हर जगह x इंटू वाई के फॉर्म में भी नहीं लगा तो रूल 3 भी नहीं लगेगा। 2 3 के बाद हम लोग अपने हिसाब से क्या देख रहे थे कि रूल और 2 और 3 पहले हम लोग देखें, उसके बाद हम लोग 7 चेक करते थे। तो 7 वाले में y dx और x dy के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये y dx और x dy के फॉर्म में बन जाएगा आराम से। 2 टर्म इसमें भी हैं और 2 टर्म इसमें, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 dx वाले और 2 dy वाले कॉमन ले लेंगे तो ऐसे ही बन जाएगा। चाहे इसको आप ऐसे चेक कर लीजिए कि इसको आप क्या करेंगे, m को y के रिस्पेक्ट में आप पार्शियली डिफ्रेंशिएट करिए। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 10xy, और इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 8xy। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि दोनों में 2 2 टर्म है। बहुत बढ़िया। अगर 3 3 टर्म, मतलब दोनों में नंबर ऑफ टर्म बराबर होना चाहिए। m में 2 टर्म है, n में 2 टर्म है, इसको y के रिस्पेक्ट में, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लें। फिर दोनों में x और y का पावर मैच कराएं। इन दोनों में x और y का पावर 0 0 है, यानी प्योर कांस्टेंट वाले, एक इसमें प्योर कांस्टेंट वाला टर्म, एक इसमें। इन दोनों में x और y का, यहाँ पर x y का पावर 1 है, इसमें भी x y का पावर 1 है, तो यानी सिमिलर टाइप के टर्म दोनों में है। तो इसका मतलब ये हमारा रूल 7 से हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर y का पावर 2 होता तब यहाँ पर रूल 7 नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर x y का पावर 1 1 है, यहाँ 1 2, तो सिमिलर टाइप के टर्म नहीं बन पा रहे थे अगर ऐसा होता तो लेकिन यहाँ पर तो मैच कर रहा है, इसका मतलब इसमें रूल 7 काम करेगा। तो फिर हम लोग रूल 7 यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग लिखेंगे x का पावर h एंड y का पावर k। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर x का पावर h, y का पावर k है। तो दैट इज, हमने यहाँ पर मान लिया है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर x का पावर h एंड y का पावर k होगा। अभी यहाँ पर हमें h और k के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन h और k हम लोग पता लगा लेंगे। तो नाउ मल्टीप्लाइंग x का पावर h इंटू y का पावर k इन गिवन इक्वेशन वी गेट। तो गिवन इक्वेशन में x का पावर h और y का पावर k मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। यहाँ h और k अभी हमें पता नहीं है, लेकिन पता चल जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो ये हो जाएगा हमारा 8 और x का पावर h और y का पावर k प्लस 1, k तो पहले से है और एक y, तो k प्लस 1। उसके बाद 5x का पावर h प्लस 1 और y का पावर k प्लस 2, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद प्लस यहाँ पर 6x का पावर h प्लस 1 इंटू y का पावर k। उसी तरह यहाँ भी 6x का पावर h प्लस 2 इंटू y का पावर k प्लस 1 dy इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। तो इसका मतलब ये क्या बन गया? एग्जैक्ट बन गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर ये एग्जैक्ट बन गया। इसलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करें, डेल एम अपॉन डेल वाई का वैल्यू निकाल लें और डेल एन अपॉन डेल एक्स का वैल्यू निकाल लें और दोनों को इक्वेट करें, दोनों को बराबर कर दें। क्यों बराबर कर दें? क्योंकि भाई इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जा चुका है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर ये एग्जैक्ट बन जाता है। तो अगर ये हमारा एग्जैक्ट है तो फिर काम आसान हो जाएगा। यहाँ 8 5, यहाँ 6 4 है,
यहाँ पर आपका ये 4 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा है, तो ठीक है, ये बन गया। तो अब क्या करना है, इसको आपको m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट इसको कर देंगे हम m को y के रिस्पेक्ट में, तो ये y का पावर नीचे कूद जाएगा, तो 8k + 1, x का पावर h, y का पावर k, और उसी तरह यहाँ पर 5k + 2, x का पावर h + 1, y का पावर k + 1। तो इसको हमने y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसे हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो 6h + 1, x का एक पावर कम हो जाएगा, y वैसे ही रहेगा। यहाँ पर 4h + 2 नीचे आ जाएगा और x का एक पावर कम हो जाएगा और y का पावर वैसे ही रहेगा। ये बन गया। तो अब ये एग्जैक्ट है, तो del m / del y del n / del x के बराबर होगा। ये एग्जैक्ट है, इसलिए del m / del y del n / del x के इक्वल होगा। इक्वल में अगर हम दोनों को रखेंगे तो करस्पॉन्डिंग x और y की पावर वाले कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, यानी यहाँ x y की पावर मैच कर रही है, यहाँ x y की पावर मैच कर रही है, यानी ये कोफिशिएंट इसके इक्वल होगा। उसी तरह यहाँ x y की पावर मैच कर रही है, यानी ये कोफिशिएंट आपका इस वाले कोफिशिएंट के बराबर होगा। तो कंपेयर कर देंगे, सो दैट या तो हम लोग यहाँ पर लिख दें, since it is an exact differential equation, so comparing corresponding terms in del m / del y and del n / del x we get। अब हमने लिखा सिंस इट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए हम कंपेयर करेंगे करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स इन del m / del y एंड del n / del x। करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स इन del m / del y एंड del n / del x, क्योंकि ये एग्जैक्ट है इसलिए दोनों बराबर होंगे, इसलिए हम करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो ये इसके बराबर होगा 8 times k + 1 is equal to 6 times h + 1, and यहाँ से 5 times k + 2 is equal to 4 times h + 2। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लें, पहले से ये 3 और ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 4k + 4 3h + 3 and 5k + 10 is equal to 4h + 8। तो इधर आ जाएगा 4k - 3h is equal to -1, ये इक्वेशन 1 बन गया, एंड 5k - 4h is equal to -2, ये इक्वेशन 2 बन गया। अब दोनों को सिंप्लीफाई करके आपको h और k का वैल्यू निकालना होगा। तो किसी एक को बराबर कर लें, चाहे k बराबर कर लें चाहे h बराबर कर लें। तो 4 वाले में 5 का और 5 वाले में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो फ्रॉम 1 and 2, तो इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15 और यहाँ भी 5 का, और इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये माइनस प्लस प्लस, तो के आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एक बारी h बचेगा और यहाँ से प्लस का 3, तो एंड h की जगह पर 3 पुट कर दे किसी भी इक्वेशन में। तो अगर h की जगह हम यहाँ 3 पुट करें, 3 3 या 9 हो जाएगा, तो ये -9 उस साइड जाएगा, तो +9 - 1 तो 8,
तो 4 अपॉन में आ जाएगा। तो आप यहाँ से बहुत आसान सा ही है, तो आप यहाँ से k का वैल्यू 8/4 यानी 2 निकाल पाएंगे। ये बिल्कुल हाई स्कूल वाले की तरह है, क्लास 10th में इस तरह के आप इक्वेशन सॉल्व करें। तो इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा आपका, सो दैट, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका होगा x का पावर h। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर अज्यूम किया था हमने, x का पावर h यानी 3 और y का पावर k यानी 2। तो फाइनली ये आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला h और k का वैल्यू डिटरमाइन करने के बाद। तो अब क्या करना है, बस अब सोल्यूशन आराम से आपका निकल जाएगा। चाहे तो आप यहाँ पर h और k का वैल्यू पुट कर दीजिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। या तो h और k का वैल्यू यहाँ रखने में काफ़ी मेहनत होगी, तो चाहे अगर आपको लगता हो कि हम जल्दी से निकाल सकते हैं इससे मल्टीप्लाई करने से, तो वो एक ही बात है, इसको पकड़ के यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में, या तो यहाँ पर एच के का वैल्यू रख दीजिए, जैसा आपका मन करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बनाना इसी से है, एच के का वैल्यू पुट कर दिया जाए, या तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर x³ y² से पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, बात एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसा आपको आसान पड़े, हमें तो h और k का जो पावर है वहां पहुंचा देना है मल्टीप्लाई करने के बाद बस। तो नाउ फ्रॉम गिवन इक्वेशन वी हैव, तो गिवन इक्वेशन से हम लोग क्या करें, x का पावर 3 और y का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई हम लोग करें यहाँ पर। तो कर देते हैं, यहाँ पर ये है 8, यहाँ पर x³ हो जाएगा और y का पावर वहाँ 2 है और यहाँ 1, तो y का क्यूब बन जाएगा। आप यहाँ भी पुट कर सकते हैं h और k का वैल्यू, तो यहाँ 3 और 2 करेंगे तो यही आ जाएगा, चाहे यहीं से आप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 5 है, यहाँ पर h की जगह जब 3 रखेंगे तो 3 और 1 4, और यहाँ क्या रखना है, y की पावर जो है k की जगह पर 2, तो 2 2, y का पावर यहाँ पर 4, तो x का पावर यहाँ पर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, और y का पावर भी 4 बन जाएगा। ये x है, x का पावर और y का पावर, दोनों का पावर 4 4 बनेगा। उसी तरह यहाँ भी h की जगह पर 3 रखेंगे, तो x का पावर 4 और y की जगह 2 रखेंगे, तो y² प्लस, यहाँ भी वैसे ही होगा, 4x की जगह पर 3, 3 और 2 5, और यहाँ पर 2 रखेंगे तो 3 बन जाएगा, dy इक्वल्स में 0। बस अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपका बन गया। तो अब इसे करना क्या है, सोल्यूशन आपको निकाल लेना है। नाउ रिक्वायर्ड सोल्यूशन, तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रल में m 8x³ y³ प्लस 5x का पावर 4 y का पावर 4, इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, लेकिन y को कांस्टेंट मानना है, m को पूरा पकड़ के लाना है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, y कांस्टेंट मानेंगे। इसमें ये n है आपका m dx और ये n dy, इसमें वो टर्म आपको ढूंढना जो प्योर y का हो, तो प्योर y वाला तो कोई नहीं है, इसमें भी x छिपा हुआ है, इसमें भी x है, मतलब x दोनों में मल्टीप्लाई है, प्योर y वाला ढूंढ कर लाना होता है, तो प्योर y वाला कोई नहीं है, इक्वल में कांस्टेंट। ये आप कई बार कर चुके हैं, ये आपने देखा है। तो इसी तरह हम लोग करते हैं, तो इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये 8x का पावर 4/4 y³ प्लस यहाँ पर x का पावर 5/5 और y का पावर 4, ये 0 ही रहेगा, इक्वल में कांस्टेंट, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2x का पावर 4 एंड y³ प्लस ये हो जाएगा x का पावर 5
एंड y का पावर 4 इज इक्वल टू c। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 16th का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस तरीके से ये आपने करा, बस एक क्वेश्चन और बाकी है 17, वो हम लोग कर लेंगे तो आज का क्लास भी खत्म और ये आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही जो हम लोगों ने अभी तरीका अपनाया वही हम लोग करेंगे। पहले होमोजीनियस चेक करेंगे। ये होमोजीनियस बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर पावर जो है 2 लगी है, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो पावर 4 और एक अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये पावर 5 का है और ये पावर 1 का। तो जाहिर सी बात है हर टर्म का पावर सेम नहीं है, तो यानी होमोजीनियस नहीं है, रूल 2 नहीं लगेगा। एक्स वाई का फंक्शन भी ये नहीं है, हर जगह एक्स वाई भी नहीं लिखा, तो हमारा यहाँ पर रूल जो है 3 भी नहीं लगेगा। तो 2 3 के बाद हम लोग 7 चेक करते हैं। 7 वाले में एक्स डी वाई और वाई डी एक्स के फॉर्म में भी ये नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर ये कुछ इस तरीके का फंक्शन है। तो एक्स ये जैसे लिखा है वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, इस टाइप का भी ये नहीं बनेगा। और उसके बाद यहाँ पर फिर बचा हमारा रूल 4 और 5। तो 4 5 में आप ट्राई कर सकते हैं कि इस तरीके से चेक किया जाए, लेकिन ये उससे भी नहीं आएगा क्योंकि ये दिख ही रहा इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करने पर, क्योंकि यहाँ पर ये मर्ज है फंक्शन दोनों एक्स और वाई के। तो ये मुश्किल ही है कि जो है आपको एक्स और वाई का अलोन फंक्शन या वाई का अलोन फंक्शन मिले। तो 4 5 भी आपका नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पर कुल मिलाकर बात है कि हम लोग इंस्पेक्शन मेथड पर आए। 4 5 ही का जो है बड़ा भाई है रूल 6, तो वो भी यहाँ पर अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो हम लोग इंस्पेक्शन वाले पर दिमाग लगाते हैं और वहाँ इंस्पेक्शन वाले पर हम पहुँच आते हैं। तो इंस्पेक्शन मेथड से ही इसको हम लोग करेंगे। तो कैसे होगा, dx को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर dx माइनस वाई डी एक्स प्लस यहाँ dy को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स डी वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर dy इक्वल्स में 0। ये हुआ। अब हम लोग क्या काम करेंगे, इसको और इसको हम लोग इकट्ठा करेंगे, माइनस का वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, इसको इकट्ठा कर लेंगे और इस वाले टर्म से और इस वाले टर्म से हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो यहां से बचेगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल में 0। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है इसका होल स्क्वायर। तो इसी से हम लोग पूरे में क्या करें, डिवाइड करें एक बार से। तो यहाँ पर एक बार मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1 पावर, पूरा होल स्क्वायर से डिवाइड नहीं करेंगे। तो वो क्यों करेंगे वो अभी हम आपको बता रहे हैं। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वी गेट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से पूरे में डिवाइड करेंगे और इन दोनों में हम माइनस कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म में। तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से हम डिवाइड कर रहे हैं। जब इसमें डिवाइड करा तो ये बना, इसमें डिवाइड जब आप करेंगे तो वो एक बार कैंसिल हो जाएगा और एक बार बचेगा। तो आपको याद होगा हम लोग जब इसके रूल्स पढ़ रहे थे तो हम लोग कुछ एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स पढ़े थे। उन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स में हमने पढ़ा था कि ये जो हमारा है ये tan इनवर्स का फंक्शन है। तो अब इसकी जगह पर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ये माइनस अपनी जगह पर रहेगा, ये हो जाएगा आपका d ऑफ tan इनवर्स x अपॉन y। तो ये हो जाएगा क्योंकि इसको हम लोगों ने पढ़ा था एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स के टॉपिक में। जब हम लोग रूल्स पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स कुछ पढ़े थे।
उन स्टैंडर्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स में से एक ये भी था। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा। इसको हमने रूल्स पढ़ाते समय उस वाली क्लास में प्रॉपर तरीके से करके आपको दिखाया था। लेकिन अब यहाँ पर ये वाला ये कैसे बनेगा? जो यहाँ पर हम लोगों ने उसमें लिस्ट में ढेर सारे हम लोगों ने कुछ 10 स्टैंडर्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स पढ़े थे, उनकी लिस्ट में ये नहीं था। इस तरह बहुत ढेर सारे फंक्शन हो सकते हैं। तो इसको आप देखिए ये क्या बन सकता है। अब आप यहाँ पर देखिए, जैसे आप यहाँ पर इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या बनेगा। अब ये कहाँ से आया? क्योंकि हम इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी एक पावर कम हो जाएगी, तो ये वाला टर्म आपको मिल सकता है। तो इसको आप डिफरेंशिएट करिए तो 2 नीचे कूद जाएगा और ये बनेगा। फिर आप इसके अंदर जाएंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x और x का dx, फिर y स्क्वायर का 2y और y का dy। तो अब यहां से 2 और यहां से 2 आपका कॉमन होकर बाहर आएगा। तो यहां से 2 कॉमन होकर बाहर आएगा तो 2 2 जा 4 बन जाएगा। तो ये x dx प्लस y dy। अब ये 4 इसके अपॉन में आ जाएगा। तो अब आप यहां पर देख रहे हैं कि जो आपको चाहिए था वो मिल गया। तो ये चीज बिल्कुल यही तो है। तो इसको हटाकर हम यहां लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल में 0। तो बस काम हो गया। अगर इंस्पेक्शन वाला क्वेश्चन आया और इसको आप अच्छी तरीके से अगर ऑब्जर्व कर लिए तो फिर ये क्वेश्चन बड़ा आराम से हो जाता है। इसमें कैलकुलेशन बहुत कम होती है क्योंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स बन जाते हैं और एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स को इंटीग्रेट करने में कोई समस्या नहीं होती, कैलकुलेशन भी बहुत आसान होता है। तो अब आप देखिए क्या बनेगा। ऑन इंटीग्रेशन वी गेट। तो अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर क्या होगा, डी ऑफ tan इनवर्स x अपॉन वाई अब प्लस यहां पर डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल में 0। तो अब जैसे आपने यहां पर देखा, अगर आप dx को इंटीग्रेट करते हैं तो आप x लिखते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही d और ये पूरा tan वाला फंक्शन tan इनवर्स वाला ये पूरा आपके लिए x है। तो जैसे dx का x आया वैसे ही d ऑफ tan इनवर्स x अपॉन y का tan इनवर्स x अपॉन y आएगा। बिल्कुल वैसे ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा आपके लिए x है। हो गया इंटीग्रेशन। 4 अपनी जगह पर रहेगा, वैसे ये भी ये आपके लिए पूरा x है। तो dx का इंटीग्रेशन तो x होता है। 4 तो प्योर कांस्टेंट है, वो चुपचाप पड़ा रहेगा। इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट आपका आ जाएगा। तो आप एलसीएम ले लेंगे तो ये इधर आ जाएगा, माइनस का 4 tan इनवर्स x अपॉन वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और एलसीएम लेने के बाद पूरे के अपॉन में 4 आएगा, वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। तो इसको हम लोग C1 बना देते हैं। क्यों C1 बना दिया हमने? क्योंकि ये कांस्टेंट जो है हम चेंज कर देंगे। 4C1 कौन लिखेगा इतना बड़ा कांस्टेंट, उसकी जगह में एक सुंदर सा कांस्टेंट रिप्लेस करेंगे C। तो ये उस साइड चला जाएगा। अगर हम इसको उस साइड भेज दें तो ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, थोड़ा सुंदर लगे। 4C1 की जगह एक सुंदर सा कांस्टेंट हम लिखेंगे C, ये उस साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा। 4 टाइम्स tan इनवर्स x अपॉन y। तो इस तरीके से आप इसका सल्यूशन लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका कंप्लीट हो जाएगा और ये एक्सरसाइज भी इसी के साथ कंप्लीट। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था
इसके बाद वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ पर आप चाहे तो मेंशन कर दें वेयर 4c1 इज इक्वल टू, हमने क्या करा है, c। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी।